हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। हमारा यह चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन वीडियोस को बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाया जाए। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन जो अपठित है, जैसे ऐसे प्रश्न यहाँ पे मैंने संकलित किए हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके टीटी, सुपर टेट, सी टेट और जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें पर्यावरण अध्ययन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस में से 26 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी भी पढ़े नहीं होंगे। उसका पहला उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? इसके पहले बता दूं 31 से यहाँ पे इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 30 प्रश्न मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई बटन पे लिंक आ गया होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सबसे बेटर है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके उस कंपटीशन के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं। पौधों की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सब्जियों के अध्ययन। यहाँ पे बता दें, इस वीडियो में हम इनके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है हम वो भी देंगे, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की संस्कृति, बहुत सी जो संस्कृति होती हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, संस्कृति का मतलब यहाँ पे पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हाइड्रोफोनिक्स जो होता है पौधों की प्रजातियों से संबंधित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। चारों ऑप्शन हैं। आई होप बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर आपको पता है इसका आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके साथ ही इसका हम राइट आंसर अभी बताते हैं। उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि ऐसे ही प्रश्न का एक वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, टीटी की करते हैं, सुपर टेट की करते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जो आपके मेरिट को बहुत नीचा लेके जाएंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जब भी हम इसका राइट आंसर टिक करते हैं तब आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो जब भी आप अपना फ़ोन को यूज़ करेंगे तब आप इसको समझ लेंगे। अब इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको मैं बता दूं, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? ये राजस्थान में है। और जवाई के जंगल जो हैं वो कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट्स का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। मतलब कंजर्वेशन रिजर्व स्टेट का दर्जा मिला हुआ है जवाई के जंगलों को, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो पहला है राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, चौथा है सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है वो जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो एक्शन प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जो होता है वो जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तीसरा है यूरोपियन यूनियन और चौथा है IUCN। तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी के नेतृत्व में है तो कौन सा है? तो 34 जो आपका प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 के लिए। तो इसका हम फुल फॉर्म भी आपको शॉर्ट फॉर्म भी बता देते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर शॉर्ट में कभी कभी दिया होता है UNEP, तो उसको भी आपको समझना है। ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो UNEP काफ़ी बार शॉर्ट में दे देता है, जैसे IUCN है, UNEP, UN ऐसे दे दें तब भी आप समझ जाना ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। कमेंट करने से मुझे ये पता चल जाएगा कितने लोगों को इन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे और भी टफ करने का मैं कोशिश करूँगा
क्योंकि अभी तक मैं बहुत इजीली और बिल्कुल नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपके टीटी सुपर टेट में आते हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हार्ड करते जाएंगे, तो ये अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। देखिए, अभ्यारण्य की अगर बात आ रही है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, यहाँ आई बटन पे लिंक आ गया होगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पूरे इंडिया में हर स्टेट वाइज, जैसे मध्य प्रदेश में कितने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, पूरा बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाया है। वही एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इतने इंटरनेट पे, इतने यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, वो बहुत मेहनत से हमने उसको बनाया था। तो यहाँ पे अगर बात कर लें, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो ये आपके बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पीसीएस लेवल तक के भी उस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बिहार में स्थित है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा की डॉल्फिनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और आपको बताते चलें, गंगा डॉल्फिन जो है हमारी, वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात की जाए, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है, तो गंगा डॉल्फिन है। और इसके बचाव के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता है और ना ही वो वीडियो देख पाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, हमारे अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इससे बेटर क्वेश्चंस मैं लाने की हमेशा कोशिश करता हूं। तो निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। देखिए, एबीएस का यहाँ पे सिस्टम है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस का यहाँ पे ये आपका हो गया। तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, जल्द ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जल्द ही हम जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके, उनके बारे में पूरी डिटेल में एक ही वीडियो में कवर करूँगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है 37, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगोया प्रोटोकॉल। इसको भी सही से समझ लेते हैं। तो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र जो है नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। और अगर नगोया प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इसको 29 अक्टूबर, ठीक है, 29 अक्टूबर 2010 को हस्तांतरित किया गया था, मतलब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 29 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, तो ये नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिसको भी अगर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को बोला जाता है। ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, मैसूर, लखनऊ। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है या आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर को बोला जाता है। ठीक है, नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके साथ ही नागपुर को और क्या बोला जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के साथ साथ और क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ही मैं नागपुर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं नीचे पिन कर दूंगा। और एक बार आप कमेंट बॉक्स को जरूर चेक किया करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी हमसे रह जाती है, किसी भी राज्य, किसी भी ऑप्शन या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल से मैं पिन कर देता हूँ। आप वहाँ जाके जरूर देखा करिए, कमेंट करने का ये आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। और यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिए हैं ये सारे ऑप्शंस हैं, देखिए आपको पूरा शो हो रहा होगा। तो ये कौन से ऑप्शन से संबंधित हैं, कौन से ऑप्शन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो आपके हैं क्रमशः आपको देखना है। तो आपका जो प्रश्न था 39 था, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है वो इटली से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका फिलीपींस से संबंधित है, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 39 का। ठीक है, फिर से इसको आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 40।
अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोम में है। अभी हमने पीछे बताया भी था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रोम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। देखिए, साले गैस जो होती है, कोयला तथा मीथेन, कोयला तल मीथेन और सख्त बलुआ पत्थर मीथेन हाइड्रेट। तो इसमें कह रहा है इसमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? देखिए, परंपरागत स्रोत होते हैं, अपरंपरागत स्रोत होते हैं। तो इसमें से कौन सी मतलब जो गैसें हैं या कौन सा ऑप्शन अपरंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शंस आपके हैं 1 और 2, 2 और 3, केवल 4 या ये सभी। देखिए, अपरंपरागत स्रोत की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जितनी भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ये चारों ऑप्शंस आपके अपरंपरागत स्रोत से संबंधित हैं। ठीक है, गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली ये एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, इसमें नोट्स भी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे कह रहा है CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए इनके फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। CITES का फुल फॉर्म यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, लिख के भी आपको याद करना है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन आपने इसका फुल फॉर्म देख के आप कुछ समझ गए होंगे। दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है जर्नलिज्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए 42 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण। ये एक वैश्विक समझौता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण ये एक वैश्विक समझौता है। और CITES का एक बार फिर से आप फुल फॉर्म देख लीजिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका सुपर टेट में भी पूछा गया था और CTET में तो पूछा ही जाता है, TT में भी पूछा जाता है, पंजाब TT में बहुत बार पूछा गया है। तो क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित है या फिर खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपका पर्यावरण अध्ययन डिस्कस हो रहा है तो खेल से संबंधित नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन राइट होंगे, लेकिन उनमें से कौन सा राइट होगा तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। देखिए, क्लार्क बी बेविन पुरस्कार जो है वो आपका वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पे आपको बता दें, सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले जो मतलब होते हैं, सुरक्षा मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है क्लार्क बी बेविन पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। जब भी आप अपने फ़ोन को यूज़ करें तब भी एक बार देखेंगे, जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी आप फ़ोन को यूज़ करेंगे एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है, अपने सारे क्वेश्चंस आपको पढ़े होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला है ग्रहा। देखिए, इसका GRIHA बोलेंगे, इसको ग्रहा भी बोल सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे GRIHA ये मानक किससे संबंधित है? गृह मानक किससे संबंधित है? देखिए, जल मानक है, ये पर्यावरण मानक है, आर्किटेक्चर मानक है, टाइपिंग में प्रॉब्लम मिस्टेक हो गई। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे गृह मानक की अगर बात की जाए तो पहले तो गृह का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, आपका शार्ट में ही दिया मिलेगा, हर जगह शार्ट में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको फुल में मिल जाए। तो गृह का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो गृह मानक किससे संबंधित है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण मानक है ये। गृह मानक जो है वो एक पर्यावरण मानक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर से पीछे बैक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम देते हैं मैं हर जगह पे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अगला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, पर्यावरण मंत्री होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। थोड़ी देर का मैं समय देता हूँ, तब तक मैं आपको बता दूँ कुछ ही समय के बाद मैं आपको, हमने जो अपने लिए नोट्स सेव करके रखे थे, जो स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, हर जगह से टाइप करे हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैंने जो खुद के नोट्स बनाए थे जब मैंने सुपर टेट दिया था, तो वो सारे नोट्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। 1-2 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसकी पूरी सीरीज चलाऊंगा। वो आपका बाल विकास हो गया, पर्यावरण हो गया, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सुपर टेट और टीटी सी टेट में, सब पे मैं डिस्कस कर लूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको पता चल जाए। वो नोट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो 45 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन मैंने आपको बताया था, इसके संरक्षण के लिए बिहार में एक बनाया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो आपका जो 46 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल के पलक्कड़ जिले में है परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए ये कुछ यूनिक अभ्यारण्य होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, अभी मुझे याद आया, जब मैंने टाइप किया तब याद नहीं आ रहा था। तो परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ा है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। और ये पलक्कड़ जिले में स्थित है। वैसे तो इतना ही आपको नाम ही काफ़ी है, स्पेशलिटीज़ कभी पूछेगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला, इनमें से कौन सी संधि प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? देखिए इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल है जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? देखिए ओजोन परत में छिद्र हुआ था, अंटार्कटिका में ही हुआ था, और ओजोन परत को O3 से लिखते हैं, और डाप्सन इसकी यूनिट होती है मापने की। ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मैं इतने सारे वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके 30 में से कम 5 या 7 क्वेश्चन रख देते जो आप कर नहीं पाते, वही वीडियो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। संधि या प्रोटोकॉल कौन सी है जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आपको आता है तो तुरंत कमेंट किया करिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे कह रहे हैं इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका पे खनन को रोक लगाती है? तो आपका 47 जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल जो है वो आपके अंटार्कटिका पर खनन से रोक लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान पहले पढ़े होंगे, विश्व का पहला पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और यहाँ पे आपको बता दें पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए पढ़ लेते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत की बात हो रही है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 48 प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात की कच्छ की खाड़ी, मतलब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे एक और आपको जानकारी दे दूँ, पूरे विश्व का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, बाकी राइट आंसर वहीं आपको पिन कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला था? ठीक है, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में। फास्ट फूड जो होता है खाने के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हालांकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बाय द वे वो बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए फास्ट फूड को बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो किस देश में चलाया गया था? जो आपका प्रश्न है वो है 49। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में, ठीक है, इटली में। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको 48 से संबंधित एक जानकारी और दे देता हूँ। 48 जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, वो आपका कब बना था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो आपका 1982 में बना था, 1982 में बना था पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC 60 में बोलते हैं, ज़्यादातर CFC ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बोलना है। ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत सारे हमारे जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो आपके
जो आपकी मशीनें हैं, आधुनिक मशीनें हैं, मशीनें आप बोल लीजिए, वर्ड हमें ध्यान नहीं आ रहा क्या बोला जाएगा, तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों से, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, एसी, गाड़ियों से सबसे CFC निकलता है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस को देख के आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत के क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर जो है, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और जवाब देना है, जो प्रिंटर होता है उससे कौन सी गैस निकलती है, कौन सी हाँ गैस निकलती है, ये आप बताना है। प्रिंटर से कौन सी गैस निकलती है, और जो जानवर होते हैं, जब वो जानवर जब मतलब अपने खाने को पचाते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है, ये भी आपको बताना है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, ये भी आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी शेयर हो जाएगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक कौन सा पदार्थ होगा। यहाँ पे कह रहे हैं अगर सभी चीज़ों की समान मात्रा जलाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है उसको सबसे ज़्यादा कौन निकालेगा, कौन उत्सर्जित करेगा। तो पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है केरोसिन, तीसरा है गैसोलीन, चौथा है प्रोपीन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये सभी को आना चाहिए। यहाँ पे केरोसिन जो होता है, केरोसिन को ही मिट्टी का तेल, आई थिंक हाँ मिट्टी का तेल ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मिट्टी का तेल नहीं बोलते तो आपको कमेंट करना है क्या बोलते हैं। वैसे तो मिट्टी का तेल ही बोलते हैं। केरोसिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसी से निकलता है, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो वो आपको बताना है। वैसे तो सभी को पता है प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है। जैव ईंधन का उद्देश्य क्या होता है। वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जैव ईंधन का उद्देश्य क्या होता है, कॉमन सेंस की बात है, आप दिमाग लगा के भी जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैव ईंधन का उद्देश्य क्या होता है, ताकि पर्यावरण। अगला प्रश्न है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। देखिए ओजोन डे सभी को पता है कब मनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन डे ये आपको याद रखना है। तो ओजोन डे को मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई थी, ये आपको बताना है। तो ओजोन डे 16 सितंबर को मनाने की घोषणा नगोया प्रोटोकॉल में की गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई थी, जेनेवा प्रोटोकॉल में की गई थी, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी, ये आपको बताना है। ओजोन डे जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ये पहली बार 1982 में मनाया गया था। कहने का मतलब 16 सितंबर 1982 को ओजोन डे मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ओजोन डे जो है किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत मनाया जाता है। तो आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत मनाया जाता है। तो 53 जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है। युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरण कानून बनाना, या पर्यावरण संरक्षण, या ये सभी। तो राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना ही राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शायद आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। माधव गाडगिल पैनल जो है किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन इसके हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन जो क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो मैदान है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधव गाडगिल जो पैनल है उसने किस पारिस्थितिकी क्षेत्र को महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का दर्जा दिया है, सुझाव दिया है। तो 55 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी घाट। ठीक है, और ये 2011 में दिया है। ठीक है, पूर्वी घाट 2011 में माधव गाडगिल पैनल, ये आपका पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको घोषित करने का सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसको थोड़ा समझ लेना आप, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वॉइस में थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सीटेट के लिए और सुपर टेट के लिए। देखिए, चेचू जनजात किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है। ये SSC CGL में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। जनजात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो चेचू जनजात किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, पहले तो पता होना चाहिए चेचू जनजात किस राज्य में रहती है।
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पलामू झारखंड में, इनमें से कोई नहीं। चेचू जनजात किस राज्य में रहती है, अगर आपको इतना भी पता होगा तब भी आप अनुमान लगा के बता सकते हैं। और याद रखना क्वेश्चन जब भी देगा तो हो सकता है किस राज्य में रहती है ये पूछ दें, नहीं तो आपके सीधे ये वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ देगा। तो आपको दोनों चीज़ें सारी चीज़ें समझ के चलना है। देखिए चेचू जनजात किस क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश से संबंधित है जनजात चेचू जनजात। और आपको बता दें चेचू जनजात जो इनकी भाषा है ये चेचू ही भाषा बोलते हैं, और ये चेचू जनजात जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली चेचू जनजाति जो नागार्जुन सैलम श्री सागर जो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी सुरक्षा से संबंधित है, और ये चेचू जनजात जो है चेचू भाषा बोलती है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं या आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। इन सारी जानकारी हमें मिल जाती है, इसलिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। कोई भी कमेंट या सुझाव है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर दूसरे दिन ही वीडियो बना देता हूँ, तो आप कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण लेखांक क्या है। देखिए पर्यावरण लेखांक क्या है, ऑप्शन दिया है, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है, या देश के हरे क्षेत्रों की सांख्यिकी विश्लेषण करने का एक तरीका है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 57 जो पर्यावरण लेखांक है ये आपका सुपर टेट जब रिटेन में आया था तब पूछा गया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हमने इसको सजाया है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता आप लोगों को लेके, तो इसको सही से समझ लेना है। देखिए पर्यावरण जो लेखांक होता है या पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि होती है, इसी को पर्यावरण लेखांक बोलते हैं। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। वैसे तो बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न से कम 10 क्वेश्चंस आपके बनते हैं यूपी टीईटी में। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूपी का होता है उसमें बनते हैं, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। देखिए बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, जिसने बहुत डीप स्टडी किया होगा उसी को पता होगा। देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हैं, जिम कॉर्बेट से, दुधवा से, काजीरंगा से, मानस से। अगर आपको पता है तो नीचे जानकारी दीजिए तुरंत। यहाँ पे आपको बता दें जो बिली अर्जुन सिंह हैं इन्होंने एक राष्ट्रीय उद्यान को बनाया था। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके लखीमपुर खीरी में है। 58 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे बिली अर्जुन सिंह का नाम क्यों पॉपुलर हो इसके बारे में भी आपको बता दें। ये बहुत बड़े एक शिकारी हुआ करते थे, छोटे से तेंदुओं का इन्होंने जब शिकार किया था तब उनका मतलब हृदय परिवर्तन हुआ था, अशोक के ही जैसा सेम। तो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बनाने के लिए एक अभियान चलाया था, और इसके लिए उनको 1976 में, डेट यहाँ पे याद रखना, 1976 और 1996 में, 1976 और 1996 में इनको WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया था। इनका नाम इसलिए पॉपुलर है, एक तो इन्होंने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक आंदोलन चलाया था बिली अर्जुन सिंह ने, और इनको WWF ने 1976 में और 1996 में गोल्ड मेडल दिया था। उसके साथ ही 1995 में इनको 1995 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और इनकी मृत्यु 2010 में ही हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी। इससे रिलेटेड जानकारी आप एक कागज़ पे लिख सकते हैं, कागज़ पे लिख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। बिली अर्जुन सिंह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, और ये एक शिकारी हुआ करते थे। छोटे से इन्होंने एक तेंदुआ को मारा था जिससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद इन्होंने अभियान चलाया 1976 में, 1996 में WWF ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया। उसके बाद 1995 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर हैं, और 2010 में इनका निधन हुआ है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए इनका निधन भी पूछ सकता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पद्मश्री और गोल्ड मेडल पूछ सकता है, और WWF वर्ल्ड वाइड फंड ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है। देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है वो कहाँ पे है, तो वो आपकी है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है राष्ट्रीय हरित बेंच। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है वो भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये 5 मई 2010 को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पौष्टिक स्तर पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घटती जाती है।
ऊर्जा घटती है, संख्या घटती है, रसायन घटता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए निम्न ऑप्शन जो है उसमें से क्या होता है जो पौष्टिक स्तर पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला के रूप में घटती है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ होती है? ये होती है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, जब सीधा बनेगा तो ये घटती जाएगी। देखिए आप खुद समझ के देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ कम होगी, कम होगी, कम होगी, ऐसे कम होती चली जाती है। ऊर्जा के पिरामिड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के आते रहते हैं, उन पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है, इसी वजह से पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला घटती जाती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो इतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। सही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इसके अगला पार्ट अपलोड करूँ या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएँ। चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा पाएँ। चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ। थैंक यू।